हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा है, पार्ट 1 देखा है सिविल सर्विसेज 1993 एंड 2019 तक प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के, जो कि कई सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे वीडियो। तो पिछला वीडियो जो था वो पार्ट 1 था और हम अब लेके आए हैं पार्ट 2। तो ये वीडियो और ये जितने भी वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी भारत के उच्चतम न्यायालय की सलाह के रूप में राय प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत की संसद, दूसरा है राज्य के राज्यपाल, तीसरा है भारत का प्रधानमंत्री और चौथा है भारत का राष्ट्रपति। अब इसमें सही आंसर क्या होगा ये आप लोग तो सोचिए। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो हम लाए हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड हैं। ये 1993 के क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं वहाँ से रिलेटेड प्रश्न है। 1993 से 2019 तक के बीच के सारे प्रश्न हैं। अब इसमें क्या सही होगा आपका आंसर? इसमें सही है डी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 यह उपबंधित करता है कि जब किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि मान लेते हैं विधि या तथ्यों का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उसके उत्पन्न होने की संभावना है या ऐसी प्रकृति का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय लेना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को उसके विचारार्थ भेज सकता है। न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो ठीक समझे राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय देगा। यह हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आपका आंसर डी जो है भारत का राष्ट्रपति, यह हमने एक्सप्लेन कर दिया है। जो आपका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, आंसर डी सही होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? डी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के सलाह के रूप में राय प्राप्त कर सकता है उच्चतम न्यायालय। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पारंगत विधिवेत्ता को न्यायाधीश सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। अब इसका भी 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन जो है वो मैं बता दूँ। वैसे आप सोचिए क्या होगा। हाँ, तो मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा डी, उच्चतम न्यायालय का। पारंगत विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यानी सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। ये था इसका राइट आंसर। अब इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताओं का होना आवश्यक होता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। पहला होता है जो भारत का नागरिक हो, दूसरा होता है कि किसी उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तीसरा होता है किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, और जो चौथा होता है वो होता है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। अतः पारंगत विधिवेत्ता के आधार पर केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जा सकता है। अब आई होप आपको इस प्रश्न का भी आंसर वो भी बहुत ही एक्सप्लेनेशन के थ्रू मिल गया होगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा जो ये प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प नियमित रूप से राज्यों द्वारा अनुसरण किए जाने पर क्या है। अब इनमें से नीचे जो है वो क्या सही होगा। अब यहाँ भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प नियमित रूप से राज्यों द्वारा अनुसरण किए जाने पर संधि विधि के नियम बन सकते हैं, या रूढ़िगत विधि के नियम बन सकते हैं, या सभ्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के साधारण सिद्धांत बन सकते हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बता दें, सही आंसर आपका सी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प जो है नियमित रूप से राज्यों द्वारा अनुसरण किए जाने पर जो सभी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के साधारण सिद्धांत बन सकते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न कहता है, साधारणतया यह दृष्टिकोण स्वीकार किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का आर्टिकल 38 अंतर्राष्ट्रीय विधि के सभी स्रोतों को गिनता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के सभी स्रोत नहीं गिनाता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के प्रति कोई निर्देश नहीं करता, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि के सृजन
कि विभिन्न रीतियों को केवल निर्दिष्ट करता है। ऐसे प्रश्न आपके इन सभी एग्जामों में, सिविल सर्विसेज के सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, पूछे भी जाते हैं। तो ये वीडियो के सारे प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए। राइट आंसर है ए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के सभी स्रोतों को गिनता है, यानी गिनाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के सभी स्रोतों को गिनाता है। ये साधारणतया दृष्टिकोण स्वीकार किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि का आर्टिकल 38 है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के सभी स्रोतों को गिनाता है। आई होप आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न ये है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रभावी प्रचलन और परिवर्तन सीमित होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ भी 4 ऑप्शन है। अब इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका, सोचिए, चलिए मैं बताती हूँ। आपका इसका सही आंसर है डी, यह विधि के सृजन, लागू करने और निर्वचन के विकेंद्रित प्रणाली है। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रभावी प्रचलन और परिवर्तन सीमित होने का कारण है वो निम्नलिखित में से है, यह विधि के सृजन, लागू करने और निर्वचन की विकेंद्रित प्रणाली है। आई होप आज का आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आशा करती हूँ कि आपको इन सारे प्रश्नों के सही जवाब देने में सफल रही होंगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।